ठीक है ना। तो देयर आर 4 solid principles, there are solid principles, have you heard about this? ओके, तो अभी मैं ना आपको एक ये दिखाता हूँ, ये भी देखेंगे, गूगल पे जाएंगे और सॉलिड प्रिंसिपल, SOLID सॉलिड प्रिंसिपल इन जावास्क्रिप्ट कर दें तो जावास्क्रिप्ट। वैसे तो सॉलिड प्रिंसिपल क्या है? सॉलिड प्रिंसिपल इन 4-5 ये हैं: सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन एंड क्लोज, लिवेस्की सब्स्टिट्यूशन और इंटरफेस, सेग्रीगेशन प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये ना 5 प्रिंसिपल में से जो 5वां है दैट इज द डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ये प्रमोट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंसी इंजेक्शन हियर? कि हम लोग सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि अगर मेरे को एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा जावास्क्रिप्ट में, हम उसको एक वेरिएबल के अंदर लेंगे एंड न्यू करके एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। एम्प्लॉय का बनाना है तो var emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एंड न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं, ठीक है ना। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या बोलता है कि आप है ना कभी भी है ना न्यू ऑब्जेक्ट मत बनाओ, उसको हमेशा व्हाटएवर जहां पे उसको यूज करना है, किस कहीं ना कहीं यूज करना है ना, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में उसको इंजेक्ट करो। और इंजेक्टर शुड बी द आउटसाइडर, कोई भी जब जो क्लास क्रिएटर है ना वो उसके इंजेक्शन में वो स्कोप में डाल, वो उसमें वेरिएबल पास करे, हमेशा पास होना चाहिए। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। वेरी सिंपल है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट इन एनी क्लास, ओके, जैसे मेरे एम्प्लॉय की एक क्लास है उसके अंदर मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो न्यू ऑब्जेक्ट XML HTTP का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इससे अच्छा मैं क्या करूँ कि मैं ना 2 क्लासेस लूँ और दोनों में आपको एक ही डिपेंडेंट, मतलब उसको जो उसका कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय का उसमें मैं HTTP को पास कर दूं। दैट्स इट इज द डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज टेक्निकली, इजी वे में समझा जाए तो। समझने आया कि मैंने अभी एक नॉर्मल सा एग्जांपल बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं ये HTML पेज पे जाता हूँ, ओके, ये वाला HTML पेज पे नॉर्मल से, अभी यहाँ पे हम लोग कुछ बना नहीं रहे, हम लोग से रन नहीं कर रहे, फंक्शन बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय इक्वल टू फंक्शन, ये मेरी एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है ना। एम्प्लॉय की क्लास में मेरा क्या है, क्यों प्रॉब्लम क्या है इसको, फंक्शन नहीं वेर, ओके। एम्प्लॉय की क्लास में मेरा एक दिस डॉट सेव नाम का फंक्शन है, ठीक है ना। सेव, इस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में हमने XML HTTP देखा, हाँ, तो अभी ये आज हम लोग लेंगे XML HTTP रिक्वेस्ट, ये देख लो। लेकिन XML HTTP रिक्वेस्ट में ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद ने आप पे ना URL पे जाके, जैसे $HTTP होता है ना, वैसे इसका नेटिव ही XML HTTP रिक्वेस्ट ही है, ठीक है ना। मैं इसको क्या बोलता हूँ, xm डॉट whatever I want to say is xm डॉट ओपन। अभी हम लोग देखेंगे ये xm डॉट ओपन, ये कोड लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने XML HTTP रिक्वेस्ट सेव के अंदर बनाया, राइट। ये क्या बोलता है कि कभी भी ऐसे मत बनाओ, you should always pass this like this, और फिर उसको XM को इंटरनली यूज कर लो। यहाँ पे कोई न्यू ऑब्जेक्ट मत बनाओ, एम्प्लॉय क्लास के अंदर कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, न्यू करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, उसके ऊपर जहां कॉल कर रहे हो वहां पे बनाओ और उसको पास करो। द व्हाट इज प्रॉफिट, टेक्निकली जावास्क्रिप्ट में ऐसा देखने में कोई प्रॉफिट लगता नहीं कि मैं यहाँ पे बनाऊं या बाहर बनाऊं, ठीक है ना। वो क्या बोलेंगे कि मैं जब कॉल कर रहा हूँ ना इसको, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ where e इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, सॉरी न्यू एम्प्लॉय XM, ठीक है ना।
ऐसे लिखो, व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ दिस? इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यू हियर और एक्सएम राइटिंग हियर लाइक दिस, कोई प्रॉफिट दिख रहा है क्या? हमको जो एक्सएम है उसको और कैसे यूज करते हैं? राइट, परफेक्ट। आज समझना है क्या? इनने बिल्कुल सही आंसर दिया। यहाँ पे एम्प्लॉय की बजाय नहीं, हाँ एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे डिपार्टमेंट होता। नहीं, ग्लोबल क्या मैं और कहीं पे भी डिफाइन कर सकता था, लेकिन मेन प्रॉफिट तो ये है कि मैं अगर डिपार्टमेंट भी होता तो वहां पे भी सेम ऑब्जेक्ट में पास कर सकता था। अगर मैं यहाँ पे ही न्यू क्रिएट करता तो मेमोरी में 2 बार ऑब्जेक्ट बनता एंड दैट विल टेक द स्पेस, राइट? तो इंस्टेड ऑफ व्हाट यू डू, क्रिएट द वन टाइम ऑब्जेक्ट ओनली। समझना है ना? दिस इज द प्रॉफिट ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है ना? ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो एंगुलर ने इस प्रॉफिट को उठाया और एंगुलर ने क्या बोला कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो जो नेटिव उनके हैं, एंगुलर के हैं, तो उसके लिए आप है ना कभी भी हर बार जाके न्यू HTTP XML HTTP मत लिखो। मैंने आपको $HTTP का एक ऑब्जेक्ट दे दिया, आप तो सिर्फ $HTTP लिखो, मैं आपको इंजेक्ट कर दूंगा। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रही है एंगुलर को? तो इसके लिए वो है ना क्या यूज करता है, वो ट्रिक यूज करता है कि वो क्या कहता है कि एंगुलर में जब भी मेरा एक प्रोजेक्ट बनता है एंगुलर का, तो उसमें वो क्या करता है ना, इंजेक्टर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है ना? तो तुझा प्रोजेक्ट दोगे, आई विल शो यू दिस बाय सम एग्जांपल्स। वो इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक करता है और ऐसे उसने ना 30 ऑब्जेक्ट्स हैं जो है ना एंगुलर के ने खुद बोलता है कि आप मत बनाओ, मल्टीपल प्लेसेस मैं बना के देता हूँ न्यू लिखने का। जैसे कौन कौन से $स्कोप, $रूट स्कोप, ओके, और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, $HTTP, $Q, $SKU, और हमने और कौन कौन से देखे, $राउट प्रोवाइडर, ये सब देखा ना फंक्शन के अंदर। और उसका ऑब्जेक्ट हम बनाते क्या, उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मिल क्यों जाता है? क्योंकि ये कंसेप्ट एंगुलर जेस ने वहां से लिया। कहां से लिया है? डिपेंडेंसी। भैया तुम इंटरनली कहीं ऑब्जेक्ट मत बनाओ। व्हाट यू शुड डू ओनली, यू शुड पास इन द पैरामीटर्स, इन फंक्शन पैरामीटर। मैं उस फंक्शन को चेक कर लूंगा कि भैया तुम्हारा क्या उसमें आपने क्या लिखा है, मैं उसका ऑब्जेक्ट खुद ही इंजेक्ट कर दूंगा। दिस इज द वे दे आर डूइंग इन द एंगुलर जेस। कौन सा फोल्डर लूं? ओके, हम इस फोल्डर को खोलेंगे अभी, बैच, और मैं आपको छोटी छोटी चीजें इसमें बताता हूँ, हाउ दे इन अचीव दिस। एंगुलर 1904 के अंदर डाल, सॉरी, इस फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना, Ctrl+C। लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया ना? अभी इनने ना जो सर्विस बनाई थी, सर्विस भी प्योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन से बनाई। उनने 30 ऑब्जेक्ट्स खुद के दिए जो आप वो इंजेक्ट कर सकते हो एंगुलर ने। और उनने क्या बोला, अभी 30 तो इसके से ज्यादा भी लग सकते हैं ना, तो उनने इसीलिए एक कंसेप्ट निकाला था प्रोवाइडर और सर्विस का, कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं सर्विस भी जो आप लिखते हो, सर्विस याद है कैसे बनाते हैं? आपको याद है सर? सर्विस इज नथिंग बट, अगर सिंटेक्स देखो तो एक क्लास का सिंटेक्स है। वो क्या करता है, जब भी आप है ना उसको फंक्शंस में लिखते हो अपने कंट्रोलर में, वो उसका न्यू ऑब्जेक्ट बना के आपको डाल देता है। लेकिन वो एक चीज करता है, वो हर बार न्यू नहीं बनाता, वो सेम ऑब्जेक्ट को ही शेयर कर देता है। एक ही बार न्यू बनाता है, जिसके कारण आप कहीं पे भी वो सर्विस लिखते हो ना, जैसे यहाँ पे XM था, जैसे यहाँ पे XML का XM है, आप चाहे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, 5 बार बनाओ, एक ही XM रहेगा। मतलब मेमोरी में उसकी लोकेशन एक ही रहेगी। और इंस्टेड ऑफ अगर मैं वही है ना क्लास बना के उसका न्यू लिखता तो क्या प्रॉब्लम होती, मेरे को हर बार मल्टीपल बनाने पड़ते। तो दैट्स द वे दे हैव इम्प्लीमेंटेड द
सर्विसेज आल्सो एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन आल्सो, ये चीज समझना ही क्या, और प्रॉफिट क्या है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, ये समझने आया। कोई चीज से प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब अगर हम जैसे इसको डिफाइन कर दो कहीं बहुत सारी जगह पे यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो ऐसी होती है ना कि कॉमन नहीं रहती है, उससे प्रॉफिट ही होता है। अगर इसीलिए सर्विस में हम लोग फंक्शनैलिटी रखते हैं ना, वो अगर कॉमन हो रहा है तो डेटा इज गेटिंग शेयर, तभी तो यही तो ये प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका प्रॉफिट भी है और नुकसान भी है। मैं अगर है ना सर्विस में एक डेटा बनाता हूँ नेम का, वो अगर दूसरे ने चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन फिर जो डेवलपर है उसको वो इस हिसाब से हैंडल करे सर उस समय। लेकिन अगर इसीलिए उन्होंने एक और कंसेप्ट बनाया फैक्ट्री का, जिसमें हर बार हम एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, जहाँ पे फैक्ट्री इज नॉट द सिंगलटन, ऑलवेज इट रिटर्न्स द न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए उन्होंने मल्टीपल टाइप्स दिए, लेकिन सर्विस क्यों दी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही बार ऑब्जेक्ट बनता है सर्विस का पूरी एप्लीकेशन में, उससे उसका स्पेस डुप्लीकेट नहीं होता। और इसीलिए एंगुलर जेएस है ना अपने आप को बहुत प्रमोट करता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही यूज करो। अभी इनके कर्ड ऑपरेशन को मैं रन करता हूँ, सेट एज स्टार्टअप पेज, ओके। और इसमें मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं गूगल क्रोम के साथ, ओके। चलो ये फंक्शन रन हो रहा है तब तक, लेकिन आपको समझना आ गया ना एक कंसेप्ट क्या है। तो इनने ना 3 तरीके दिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के, ठीक है ना। 3 तरीके क्या है, एक तरीका तो जो आज तक हम लोग लिखते आ रहे हैं, तो आप लोग अपने कोड जब ऑफिस में जाओगे ना तो वहां पे आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के यूज करने के। तो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं लाइक दिस। एक तरीका हमारा था कि हम लोग डायरेक्टली फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका मेरा ये है कि मैं एक एरे बनाता हूं और एरे में पहले पैरामीटर सीक्वेंस से जो इसके पैरामीटर है वो देता हूं, लास्ट पैरामीटर में मैं फंक्शन देता हूं। एक ये तरीका, एंड आपको प्रोफेशनली हमेशा यही तरीका यूज करना है। जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे वो तरीका यूज नहीं करना। डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रमोट्स दिस वे। उसके जो अपन तरीका यूज कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो जब हम लोग मिनिफिकेशन करेंगे ना उसमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। इसलिए हमको ये तरीका ही यूज करना है। जैसे डॉलर स्कोप लिखा है तो ये वाला एक एरे बनाए, देखो हर जगह पे अभी ये वाले तरीके को यूज करना है। सिर्फ फंक्शन नहीं लिखना, उसके पहले एक एरे, ये एरे हो गया ना। एरे में पहला पैरामीटर जो इसका पहला पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर जो इसका दूसरा पैरामीटर है, और लास्ट एरे का जो ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन होगा। We have to always use this. This is the second type. और थर्ड टाइप अगर आपको ऐसा नहीं करना और फंक्शंस बनाना है, जो मैं लिखता हूं वो आप ऐसे भी लिख सकते हो। डॉलर इंजेक्ट इक्वल टू यूज लाइक दिस, ठीक है ना। अभी लेट्स सी दैट, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं और यहाँ पे मैं एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरे को याद नहीं है उस फंक्शन का, एंगुलर डॉट, ओके। यहाँ पे इज एरे नहीं, इज ऑब्जेक्ट नहीं, एंगुलर डॉट इंजेक्टर। एंगुलर डॉट इंजेक्टर के अंदर हमारा ये देखो एंगुलर डॉट इंजेक्टर है ना, इसके हम अंदर हमारा एक और फंक्शन होता है इंजेक्टर डॉट, ओके। आर्गुमेंट्स बाइंड कॉलर कंस्ट्रक्टर नॉट दिस, एंगुलर डॉट इंजेक्टर डॉट
I always forget that function name, लेकिन अगर सपोज मैं इंजेक्टर डॉट कंस्ट्रक्टर लिखूं तो एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, लेट इट। तो तीन वे है हमारे, तीनों वे समझना है। तो अभी अगर इनका कोड में देखूं, मैं अपने कोड में जाता हूं ऐप स्टार्ट में, ठीक है ना, मैं यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट में जाता हूँ, कंपोनेंट या डायरेक्टिव में, अभी हमने या सर्विस में जाता हूँ, सर्विस में हमने $HTTP वगैरह कुछ इंजेक्ट किया होगा, ठीक है ना। तो मैंने $HTTP कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, राइट। तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, ये सिंगल कोड में $HTTP, ओके, जो ये पैरामीटर जाएगा वो यहाँ पे सिंगल कोड में डॉलर और यहाँ पे कॉमा, दैट्स इट। तो आपको है ना ये तरीका यूज करना है, स्टाइल समझना है। और इसके बाद लास्ट में जहाँ भी फंक्शन खत्म हो रहा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये रे को बंद कर दूंगा, ठीक है ना। आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, और है ना जो पुराना वाला तरीका नहीं, आज से आपको यही तरीका यूज करना है, ठीक है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। या फिर मैं ये कर सकता था कि इसको पूरे फंक्शंस को, अभी इसमें एक ही है इसलिए इसमें नहीं करता, लेकिन हमारा ये एक तरीका हम लोग यूज कर सकते थे इसमें, राइट। यही तरीका जो अभी बताया ना, आज से आपको ये तरीका यूज करना है, ओके। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमको बोलता है। एक इसमें ना रन कॉल बैक डिपेंडेंसी इंजेक्शन डॉट ग्रेट समटाइम ग्रेट नेम एंगुलर डॉट मॉड्यूल, मैं आपको ना ये दिखाता हूँ, ये वाला कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है ना। एंगुलर डॉट इंजेक्टर का एक फंक्शन लेता हूं, मैं यहाँ पे ही बनाता हूँ। एंगुलर डॉट इंजेक्टर का मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है ना। इसको इंजेक्टर को मैंने इसमें ले लिया। अब मैं ये जो इंजेक्टर है ना, इसको देखूंगा ना, तो इसमें मेरे ना बहुत सारे फंक्शन है, इंस्टेंशिएट, एनोड। यहाँ पे ये जो इंजेक्टर डॉट एनोड फंक्शन क्या करता है, ये देखो, ये एक्चुअली करता कैसे है ना, हमारा ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉट एनोड, एनोड फंक्शन क्या होता है, मैं इसके पहले यहाँ पे ना इसके ऊपर एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं जावा स्क्रिप्ट से ही फंक्शन भी बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं ABC नाम का फंक्शन बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ A,B,C, ओके, एंड राइट। अब मैंने ये जो इंजेक्टर लिया है, इंजेक्टर डॉट एनोड, ओके, इसमें मैं ABC पास कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। उसने किस में कन्वर्ट कर दिया मेरे को, एरे में। तो अभी आपको जो भी, ये उनकी एल्गोरिथम है कि जो भी फंक्शन के पैरामीटर होते हैं वो यहाँ पे एरे में आपको लाके दे देता है। हम सबको ये यूज नहीं करना है, एनोड तो यूज नहीं करना, वो इंटरनली यूज करता है अगर आप ऐसे लिखते हो तो। और फिर वो ए से ट्राई करता है कि उसका ऑब्जेक्ट बना दे, ऑटोमेटिकली ऐसा कर देता है। हम कितना यूज करेंगे, ABC लिखा तो हम और भी ज्यादा डेटा डाल सकते हैं उसके अंदर। और भी ज्यादा नहीं, जितने फंक्शंस होंगे उतने ही डालोगे ना। मैंने ABC में अगर ABCD, अभी अपन ABCD बना देते हैं, ठीक है ना, कॉमा D, और अगर मैं इसको देखूंगा तो वो एनोड क्या करेगा, ABCD बना देगा। इंटरनली कैसे वर्क करता है वो, तो उसका जो इंजेक्टर होता है वो एनोड फंक्शन को कॉल करता है और एनोड फंक्शन के बेस से फिर उसको वो इन्वोक करता है। अब अगर मेरे को ये इन्वोक करना है ना, तो मैं इन्वोक करता, वो हमेशा फंक्शन में क्या करता है, वो ऐसे इन्वोक करता है। इन्वोक में हमारे पैरामीटर क्या होते हैं,
मैं यहाँ पे डालू 1, 2, 3, 4, ABC फंक्शन। क्या बोल रहा है वो? एक सेकेंड यहाँ पे जाते हैं, 1 सेकेंड। इन्वोक फंक्शन यहाँ पे उसने दिया होगा कि मैं इन्वोक खुद भी कर इंजेक्टर डॉट गेट ग्रीटर, और इसको मैं इन्वोक फंक्शन दिया है क्या? इनिशियलाइज, इनिशिएट बोला, इन्वोक, कंट्रोल F, इन्वोक। इन्वोक कैसे करता है मैं आपको दिखाऊं। इन्वोक नो इन्वोक उसने ऐसे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में इन्वोक नहीं दिया है, लेकिन इंटरनली वो क्या करता है उसके बाद कि वो ABC को ना इन्वोक कर देता है हमारे इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर मैं एक काम करूं, मैं ना ऊपर वाला जो फंक्शन बनाया था ना उसमें एक और चीज लिखता हूँ, अलर्ट A लिख देता हूँ, ALERT, अलर्ट 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, इंजेक्टर डॉट इन्वोक, और इसमें मेरे को ABC पास किया, तो क्या होगा, इंजेक्टर डॉट क्या बोल रहा है ये, डॉट गेट में ABC डिलीट इंस्टेंशिएट होता है क्या, यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं मिल रहा, क्या एरर है इसमें। वो दे रहा है कि मेरे को इंजेक्टर जो है ना वो उसको मिल नहीं रहा, क्योंकि एंगुलर में हमारा ABC रजिस्टर्ड नहीं है ना, इसलिए वो उसको ले नहीं पा रहा। वरना अगर ABC मेरे प्रोवाइडर होते तो ये A प्रोवाइडर होता ना मेरा, तो इंजेक्ट कर देता। अगर इसका मीनिंग क्या, अगर मैं ना यहाँ पे एक ऐसा, रुको मैं समझना, ओके, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, FUNCION फंक्शन ABC, और जिसके अंदर मैं लिखता हूँ $SCOPE स्कोप, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ALERT अलर्ट $SCOPE स्कोप, ओके, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, इंजेक्टर आपका ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इंजेक्टर डॉट इनिशिएट, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ ABC। तो वो अभी क्या करेगा, डॉलर स्कोप को इनिशिएट नहीं किया, डॉलर स्कोप की स्पेलिंग सही है ना, इनिशिएट की वजह इन्वोक करूं, नहीं इन्वोक वर्क नहीं कर रहा है, लेट इट भी, लेकिन वो इंटरनली इसको इन्वोक करता है। उनका पूरा फंक्शनैलिटी ऐसे होता है, लेकिन वो ब्रेक कैसे कर देता है ये समझना है ना। और हमको कौन सा तरीका आज के बाद यूज करना है, ये वाला तरीका, ठीक है ना। तो हम लोग यही तरीका यूज करेंगे। और तीसरा तरीका ये भी है कि मैं डॉलर इंजेक्ट में पहले ही दे दूं, जैसे फंक्शन बनाया ना, फिर फंक्शन नेम डॉट डॉलर इंजेक्ट इक्वल टू ये, तो वो फिर हमको एरे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये चीज समझने आ गई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे, क्या और क्यों होता है, इसमें क्या होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, समझने दे आले ना, क्यों करते हैं उसका मीनिंग तो समझना है ना, कि प्रॉफिट क्या है आपको है ना समझने, व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ इट। टेम्पलेट्स तो हमको वैसे पता ही है, टेम्पलेट हम लोग किस किस जगह पे यूज करते हैं, राउटिंग में भी यूज करते हैं, डायरेक्टिव में, कंपोनेंट में हम लोग टेम्पलेट यूज करते हैं। और ये बोलता है कि जो भी HTML हमने बनाया ना, इसको वो ना टेम्पलेट बोलता है, ठीक है ना। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं मेरे,
कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रेसेस में हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं स्कोप की। ओके, उसके अलावा हम लोग है ना फिल्टर्स यूज करते हैं, जैसे कल देखा। ओके, और इसके अलावा प्लस माइनस गुना भाग सारी चीजें जो भी जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं ना, मैं यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन में कर सकता हूँ। ठीक है ना, पूरा जावास्क्रिप्ट में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं जो हम लोग, लेकिन क्या चीज नहीं कर सकते हम लोग? फंक्शन एक्सप्रेशन में तो इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चलता। फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग है ना फोर लूप नहीं लगाते। सॉल्व ना अपन ते पाहूया आता इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मीनिंग क्या होता है? मतलब दो स्ट्रिंग के बीच में अगर मेरे को कभी कुछ ऐड करना है ना तो भी वो सपोर्ट करता है। जैसे मेरा ये इमेज के अंदर user.jpg लिखा है तो ये क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन ही है। एक्सप्रेशन का एक और नेक्स्ट वर्जन है इंटरपोलेशन। मतलब इस हम लोग डायरेक्टली वैसे लिखते हैं ना, लेकिन अगर मैं बाइंड के टाइम पे भी तो लिखता हूँ ना कर्ली ब्रेस, तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन एंड डेटा बाइंडिंग। ठीक है ना, ये कंसेप्ट समझना है। ये सारे कंसेप्ट अभी हम लोग एंगुलर के नाम के साथ एंगुलर के वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं अभी। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होता है? जब मैं डायरेक्टली HTML में डबल कर्ली ब्रेस लगा देता हूँ, लेकिन उसके बाहर अगर साइड में कुछ और टेक्स्ट भी है, तो जैसे ये लिखा इमेज स्लैश ये, तो क्या कहलाएगा? वो इंटरपोलेशन। ठीक है ना, ये आया ना आपको? कुछ चीजें उनने और बताई है। जो एक्सप्रेशन होता है ना उसमें अगर अनडिफाइंड होता है ना तो इसका मीनिंग वो है ना ब्लैंक कर देता है। उसने ऐसा लॉजिक, नल एंड अनडिफाइंड इज ऑलवेज रेंडर एज ब्लैंक, ये याद रखना। ठीक है ना, और वो ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग को कॉल करता है इसके प्रत्येक ऑब्जेक्ट के। ठीक है ना, ये उन्होंने थोड़ा सा है ना बता के दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, तो हमको ये याद रखना। कुछ इसमें टेक्निकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको नेम या अब अपने दिमाग में करने। अगर मैं सिर्फ कर्ली ब्रेस HTML में लगाता हूँ तो वो एक्सप्रेशन हो गया, और अगर वही चीज मैं डबल कोट के अंदर इधर उधर कुछ सम करने के लगाता हूँ डेटा बाइंडिंग के टाइम पे, तो वो क्या कहलाता है? इंटरपोलेशन। तो अगर किसी ने ये भी पूछा तो भी आपको आंसर देना आना चाहिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद फिल्टर्स आता है। फिल्टर्स क्या होता है? फिल्टर इज आल्सो वन टाइप ऑफ सर्विस ओनली। ये याद रखना कि फिल्टर इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ सर्विस ही है, कस्टम सर्विस ही है। क्योंकि वो भी एक बार ही एक ही जगह मेमोरी लेती है, वो कई अलग अलग नहीं लेती, हर जगह सेम ही इंजेक्ट होती है, राइट। लेकिन आपने जैसा बोला उसका प्रॉफिट क्या बोलो? उसका प्रॉफिट है कि उसको रन टाइम में उसको चेंज कर सकते हैं, व्यू को में डेटा को। ठीक है ना, समझना है ना, व्यू से खेल नहीं करते, व्यू में रन टाइम पे डेटा, और वो एक्चुअल डेटा पे इम्पैक्ट नहीं डालता। एक्चुअल डेटा वैसा का वैसा ही रहता है। ये जैसे अभी उन्होंने करेंसी वगैरह सब बताया। ठीक है ना, तो अभी हमने भी बहुत सारे एग्जांपल बनाए थे, उनने भी बहुत सारे बनाए। उनने क्या बनाया? उल्टा रिवर्स स्ट्रिंग का। तो आप भी ट्राई करो रिवर्स स्ट्रिंग का। अगर आपको फिल्टर बनाना है तो क्या ABC लिखा है तो CBA दिखना चाहिए, तो ये उनने एक बनाया। हेलो लिखा है तो ओले लिखा है। ठीक है ना, अभय लिखा तो अपन भी बना सकते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, बनवू शकते हैं कि नहीं जावास्क्रिप्ट मध्ये उल्टा। तो हम लोग फिल्टर्स अपने बना सकते हैं। फॉर्म्स, ओके, फॉर्म्स हमारे ना, हमको ये देखना है फॉर्म्स हमारे, जैसे अभी इनने फॉर्म बनाया तो फॉर्म में एक ही चीज याद रखना कि यहाँ पे कुछ स्पेशल टैग्स हमारे अवेलेबल है। नो वैलिडेट, अगर मैंने एक फॉर्म बनाया और उसको मेरे को कभी वैलिडेट ही नहीं करना है तो मैं क्या यूज लगा देता हूँ? नो वैलिडेट लगा देता हूँ। वैसे तो हमको फॉर्म बनाया तो वैलिडेट करना ही है, लेकिन कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि वैलिडेट नहीं करना, तो नो वैलिडेट लगा देते हैं। और इसमें जो एरर रहती है वो हमेशा याद रखना, जो मेरा यूजर का नाम होता है ना, यहाँ पे उन्होंने एरर्स दिया नहीं है, तो एरर शायद वो आगे देंगे तो हम लोग देखेंगे उस समय एरर दिए क्या। नो वैलिडेट के ही साथ जा रहे हैं।
ओके यहाँ पे उनने दिया एनजी मॉडल ऑप्शंस भी देखो जनरली है ना ये वाला एग्जांपल वो क्या देने की कोशिश कर रहे हैं कि ना आप अपना क्या होता है एनजी मॉडल, मैं जब एनजी मॉडल लिखता हूँ तो मेरे डेटा कब चेंज होता है की प्रेस पे। इफ यू वांट टू चेंज दैट डेटा ऑन एनी अदर इवेंट व्हाट यू कैन डू एनजी मॉडल ऑप्शन को यूज कर सकते हो और उसका लिखने का तरीका है आई मतलब इनपुट बॉक्स में ये लिख देना, मतलब ऑन ब्लर है, ऑन ब्लर की अप की डाउन की प्रेस, लेकिन जनरली तो हम लोग उस पे ही करेंगे, हम लोग इसको चेंज नहीं करते। लेकिन अगर आपको ब्लर पे करना, कई बार रिक्वायरमेंट होती है ना कि मेरे को पूरा जो डेटा चेंज हो वो तब हो क्योंकि उसके ऊपर कुछ और लॉजिक लिखा होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑन ब्लर ये भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्म का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये याद रखना एनजी मॉडल ऑप्शन इस प्रकार से यूज करते हैं। तो अभी क्या होगा ये कि जब मैं टैब मारूंगा ना उसके बाद ही वो उसका डेटा चेंज होगा नीचे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभय, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मेरा नीचे का पूरा चेंज हो रहा है। ऐसा ही हम लोग अभी तक हो रहा है, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर में उन्होंने क्या किया है, जब तक मेरा चेंज नहीं होता, टैब नहीं मारता, मतलब फोकस आउट नहीं होता, तब तक मेरा वो डेटा चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। ऑन ब्लर इसको क्या से लिखते हैं एनजी मॉडल ऑप्शन ऑन ब्लर, ठीक है ना, याद रहेगा ना ये, क्योंकि इंटरव्यू में तो नहीं पूछेंगे लेकिन आपको रियल लाइफ में इसकी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे ऑन ब्लर ऑप्शन में एक डीबाउंस प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब ये चेंज होने के 250 मिलीसेकंड तक आप वेट करो। डीबाउंस एक मिलीसेकंड में लेता है, मैंने यहाँ पे टैप किया ना उसके 250 मिलीसेकंड बाद ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो अभय लिखा 250 मिलीसेकंड इज वेरी स्मॉल टाइम, लेकिन उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये भी एक है ना यहाँ पे ऑप्शन होता है, क्या कौन सा होता है, डिफॉल्ट आपका चेंज कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो या की कोई भी इवेंट डाल सकते हो या डीबाउंस डाल सकते हो, ठीक है ना। इसमें ऐसी कभी जरूरत पड़े तो अभी कर सकते हो। कस्टम वैलिडेशन भी, वैलिडेटर कौन कौन से हम लोग बना सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इंटीजर वगैरह, तो उनने यहाँ पे एक है ना कस्टम वैलिडेटर भी बनाना सिखाया है। इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन कस्टम वैलिडेटर, तो अभी वैलिडेशन में देखो यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज वैलिडेशन में हमारा फॉर्म में क्या होता है ना, बिल्कुल याद रखना कि यहाँ पे ना पूरा का पूरा ये ना फॉर्म नेम बेस चलता है, इसका मॉडल से कोई रिलेशन नहीं होता। किसका, वैलिडेशंस का। वो क्या बोलता है, जो आपका फॉर्म का नाम है, जो आपके कंट्रोलर का नाम है, उसके आगे आपको डॉलर एरर के अंदर है ना आपको एरर मिल जाती है, और जो एरर आपने कस्टम बनाई है ना, यहाँ पे जैसे आपने इंटीजर लिखा तो उनने इंटीजर का है ना एक पूरा कोड लिखा होगा कस्टम वैलिडेटर का। तो कस्टम वैलिडेटर इज नथिंग बट डायरेक्टिव ओनली, कोई भी चीज डायरेक्टिव बनेगी और दैट इज रिस्ट्रिक्टेड विद द ए टैग। तो उनने क्या बोला है कि कस्टम वैलिडेटर में मैंने ना यहाँ पे मेरे को कंट्रोल लिंक फंक्शन बनाया, स्कोप, एलिमेंट, एट्रीब्यूट और कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे कंट्रोलर डॉट डॉलर वैलिडेटर डॉट इंटीजर इक्वल टू उनने एक फंक्शन बनाया मॉडल वैल्यू और व्यू वैल्यू। मॉडल वैल्यू एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू, मतलब जो भी हमका रेगुलर एक्सप्रेशन है वो उनने रिटर्न ट्रू फॉल्स कर दिया। जैसे मैं फिल्टर बनाता था वैसे ही मैं कस्टम वैलिडेटर भी बना सकता हूँ। आया समझने? ये एक बार घर पे ट्राई करना, आज ये वाली लिंक आपको देख लो docs.org। और कस्टम वैलिडेटर हम लोग किससे बनाते हैं, डायरेक्टिव से ही बनाते हैं। और इसको ट्राई करना, खुद के भी वैलिडेटर है, हम अपने भी वैलिडेटर बना सकते हैं और वह कुछ भी लिख सकते हैं इस वैलिडेटर में कि अगर आपकी 5 वैल्यूज हैं कि ये 5 वैल्यूज ही होनी चाहिए यूजर इवेंट टाइप, तो आप यहाँ पे इफ एल्स से चेक कर सकते हो ना। तो वहाँ पे कस्टम वैलिडेटर और हमारा ऑन ब्लर के ऊपर ही दिखाओ, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मॉडिफाइंग बिल्ट इन वैलिडेटर, अगर आपको बिल्ट इन वैलिडेटर भी चेंज करना है ना तो भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो अगर मेरा बिल्ट इन वैलिडेटर क्या था, मेरा ईमेल था, ओके, तो उसको लिखने का तरीका क्या, ओवरराइड
ईमेल का ई कैपिटल, वो ऑटोमेटिकली ईमेल को ही चेंज करेगा। जो वैलिडेटर आपके दिए है ना, ईमेल और आपका रेंज, मिन, मैक्स, इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हम लोग कभी इसको चेंज करते नहीं है, ठीक है ना। हम इससे अच्छा तो खुद का बना ले और वो डाल दें उनके डालने की बजाय। तो हम लोग यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली चीज आप है ना घर पे ट्राई करना आज, राइट। डायरेक्टिव्स तो हम, अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखी हमने, जो आपको मेरे को बताना है कि डायरेक्टिव में अभी तक हमने ना मल्टीपल टाइप्स के डायरेक्टिव देखे थे। एक और डायरेक्टिव में होता है यहाँ पे रिक्वायर, ओके। हमने अभी तक रिक्वायर क्या देखा था, रिक्वायर देखा था, क्या रिस्ट्रिक्ट देखा था। एक रिक्वायर भी होता है जो बोलता है कि भैया ये, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टिव है सिर्फ कब काम करेगा, जब मेरा एनजी मॉडल होगा, उसमें एनजी मॉडल नाम का दूसरा डायरेक्टिव है, तब काम करेगा। और एनजी मॉडल टेक्निकली अगर सोचो तो एनजी डैश मॉडल लिखते हैं अपन, लेकिन उसका नाम क्या है एक्चुअली, एनजी मॉडल। डैश लगाया मतलब एम कैपिटल, आपको ऐसे समझने आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसने क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब दिस इज मैंडेटरी टू कीप, तभी लगेगा जब मेरा एनजी मॉडल लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज होती है, तो आपको ये एग्जांपल करोगे ना, तो आपको है ना हमेशा बहुत सारे ये भी आपको मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, डायरेक्टिव्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं डायरेक्टिव्स पे आता हूँ, ओके। डायरेक्टिव्स में हमारे अभी, वैसे तो हमने डायरेक्टिव बहुत पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे उनने 2-3 एक्स्ट्रा चीजें भी बताई है हमको डायरेक्टिव। ये तो उनने पहले डिफॉल्ट डायरेक्टिव्स बताए कि मेरे कौन कौन से डिफॉल्ट डायरेक्टिव होते हैं, मेरे कौन कौन से डिफॉल्ट डायरेक्टिव होते हैं मेरे, एनजी मॉडल, एनजी बाइंड, एनजी ऐप, एनजी कंट्रोलर। लेकिन हम लोग अपने भी तो डायरेक्टिव लिख सकते हैं, तो हमने अपने डायरेक्टिव तो बहुत बार लिखे हैं कि नहीं। देखो उनने एक डायरेक्टिव बनाया, हाँ डायरेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि हम लोग टेम्पलेट यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और टेम्पलेट यूआरएल में हम लोग एलिमेंट और एट्रीब्यूट हमको मिलता है, तो उनने क्या बोला है कि भैया मेरे टेम्पलेट यूआरएल में एक डायरेक्टिव बना है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप आप ऑटोमेटिकली उसके एचटीएमएल लेके आ जाओ। बाकी फंक्शनैलिटी सेम है, लेकिन मेरे को जो उसका HTML है वो कौन से बेस पे लाना है, टाइप के बेस पे। यू कैन ब्रिंग लाइक दैट कंसेप्ट इन द एंगुलर। तो कई बार आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछते हैं कि भैया मेरे को बताओ कि है ना, मेरे को ना कस्टम आपको रन टाइम पे टेम्पलेट डिसाइड करनी है, कैसे करोगे, तो ये लॉजिक आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ऊपर से एट्रीब्यूट डालो तो कौन सा एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे उन्होंने बहुत सारी ट्रिकी चीजें दी हुई हैं, अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही है, AECM, ओके। आइसोलेटेड एंड आइसोलेटिंग द स्कोप, आइसोलेट और शेयर वेरिएबल डायरेक्टिव आपको पता है, याद है, तो वही चीज बताइए, हमारा ये ऑलरेडी हो चुका है, याद है ना आपको आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड और स्कोप। हाँ आइसोलेटेड में आपको ऐसे लिखना पड़ता है, स्कोप कॉलन, और शेल्ड में क्या होता है, ऊपर का स्कोप नीचे आ जाता है। हमने बहुत डायरेक्टिव्स बनाए इसके, आप इन्हें उसकी रिवीजन करो। और इंटरव्यू क्वेश्चन है आइसोलेटेड और स्कोप, इसलिए हमेशा याद रखना। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, यूज स्कोप ऑप्शन टू क्रिएट आइसोलेट स्कोप। हमेशा आइसोलेट बनाना ही बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई भी डायरेक्टिव में आइसोलेट बनाना इज द ऑलवेज भी बेस्ट प्रैक्टिस, याद रखना। क्या होगा, कोई चैलेंज आ रहा है क्या कि कुछ समझने नहीं आ रहा? ये सारे टॉपिक हमारे हो गए, इसलिए मैं फटाफट आपका रिवाइज करा रहा हूँ। आपका आइसोलेट और शेल डायरेक्टिव याद नहीं है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। बकेट वाला एग्जांपल कि मैंने बताया था ना, जो यूजर की वैल्यू और पासवर्ड लिख देते हैं हम लोग, जिसमें नेम को जो स्कोप के अंदर स्कोप कोलन लाइक इसके अंदर, ठीक है ना। अभी और क्योंकि वो सबसे ज्यादा पूछे है ना वाला इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट देखा था, स्कोप देखा था, टेम्पलेट देखा था, ट्रांसक्लूड इज ओके, ये एक और प्रॉपर्टी है ट्रांसक्लूड नाम की,
फिर तो हमारे ये उनने सिंपल एग्जांपल बना के दिए। अगर मेरे को वन वे बाइंडिंग करनी है तो ऑपरेशन करना है तो एंड लगाना होता है, ठीक है ना। ये भी हमने देखा है ना, फंक्शन कैसे पास करते हैं, डेटा कैसे पास करते हैं सब। और जब हम लोग ऐसा पासिंग करते हैं तो इट इज कंसीडर एज, क्या कंसीडर होता है, मेरा क्या कंसीडर होता है, आइसोलेटेड स्कोप, ठीक है ना। यहाँ पे एक और है, जैसे हम लोग jQuery में ना यहाँ पे डॉट ऑन लिखा है, राइट। ये ऑन कुछ भी नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना। jQuery में ऑन का क्या मीनिंग होता है, लाइव ऑन। ऑन का क्या मीनिंग होता है, ऑन का मीनिंग सिंपल से ये होता है कि भैया क्या होता है ऑन का मीनिंग, ऑन का मीनिंग इवेंट ऐड करना होता है बस। तो ये भी इवेंट ही ऐड कर रहा है, वो ऑन मोस्टली बस। आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, यस परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे भी मैं वही बताने की कोशिश कर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा जनरली हमारा कुछ भी छूटा नहीं है। तो अभी रिक्वायर में उनने ना यहाँ पे दिया है कि मेरा माई टैब होना चाहिए। ओके, माई टैब में अगर आप है ना डबल माई टैब होना चाहिए और मेरा ng मॉडल दोनों होना चाहिए। तो ये उनने कोई माई पेन नाम का बना है जिसमें वो बोलते हैं कि ये दोनों मेरा होना चाहिए तभी मेरा ये वाला डायरेक्टिव लगे। और जब मेरा ये डबल ये होता है ना तो वो उसके पेरेंट में सर्च करता है, वो उस पर्टिकुलर इसमें नहीं, उसके पेरेंट में होना चाहिए। एक उसमें होना चाहिए सिंगल पेरेंट, सिंगल टिल्ट उसमें होना चाहिए, डबल टिल्ट उसके पेरेंट में होना चाहिए। पेरेंट उसका इसके साथ होना चाहिए, तो हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी हमने एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दी हैं। कंपोनेंट हमने पूरा प्रोजेक्ट कंपोनेंट बेस ही किया है। हाँ ये तो ना में है। अभी हमको है ना कंपोनेंट, लेकिन कंपोनेंट और डायरेक्टिव में डिफरेंस क्या है, एंड व्हेन टू यूज कंपोनेंट, व्हेन टू यूज द डायरेक्टिव। ओके, तो अगर मेरे को कोई भी चीज करनी है, जैसे लिंक करना है, 99% हमको कंपोनेंट करना है, बट वेयर टू यूज द डायरेक्टिव। जैसे अभी मैंने अपना वैलिडेटर बनाना है तो मैं डायरेक्टिव यूज करूंगा, ठीक है ना। क्या और जब भी मेरे को सिर्फ उसी कंडीशन में डायरेक्टिव और कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है ये देख लो। बाइंडिंग नहीं, दोनों ही तो सेम वर्क करते हैं। कंपोनेंट और डायरेक्टिव में सिंपल डिफरेंस है कि डायरेक्टिव रिक्वायर द स्कोप वेरिएबल, ओके, एंड और कंपोनेंट क्या होता है ना, उसमें ना कंपोनेंट ने दिस लगा के खुद का स्कोप ही, हम लोग स्कोप के बेस पे काम ही नहीं करते, राइट। और यहाँ पे और डिफरेंस है कि कंपाइल फंक्शन किसमें नहीं होता, कंपोनेंट में कोई कंपाइल फंक्शन नहीं होता। कंपोनेंट में हमारा ये भी नहीं होता, क्या नाम है, लिंक फंक्शन भी नहीं होता। मल्टी एलिमेंट्स भी हम लोग है ना कंपोनेंट में नहीं डाल सकते। मल्टी एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, रूट स्कोप हमेशा सेम ही होना चाहिए। प्रायोरिटी नहीं डाल सकते, रिप्लेस नहीं डाल सकते, रिक्वायर डाल सकते हैं, ओके। और कंपोनेंट जो होता है वो एलिमेंट लेवल पे ही काम करता है, एट्रीब्यूट या फिर क्लास लेवल पे कंपोनेंट काम नहीं करता। डायरेक्टिव AEC होता है, राइट, और कंपोनेंट सिर्फ एलिमेंट ही होता है। तो ये डिफरेंस है। तो किसी ने पूछा तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरे फंक्शन लिखे हुए रखे हैं, यहाँ पे ट्रांसक्लूड है, डिफॉल्ट फॉल्स, टर्मिनल, टेम्पलेट URL, ओके, वॉट एवर द थिंग्स यू वांट टू डू इट हियर। कंपोनेंट राउटर, ओके, ये एक नया कंसेप्ट निकला है, कंपोनेंट राउटर। oh sorry, deprecated if in effort to keep synchronized with router change in the new Angular। तो ठीक है, कंपोनेंट राउटर को उन लोगों ने ना हटा ही दिया, हटाने का सोच रहे हैं वो, ओके। राउटर रूट तो हमको ये इसलिए हम लोग ये देखते भी नहीं है, लेट इट बी। एनिमेशन, अगर आपको कोई एनिमेशन करना है ना तो हम लोग एनिमेशन की भी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेजरली तो हम लोग एनिमेशन तो आप लोगों को शायद जरूरत पड़ सकती है, ओके। तो उसकी जो क्लासेस हैं
वो जो कैसे, library में हम लोग एनिमेट करके जो यूज करते बस तो पहले आपको अपनी क्लास बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको शो चेक, तो ये तो नॉर्मल, आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो एनिमेशन। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल क्या होता है एंगुलर में? मॉड्यूल हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते सबसे पहले इनिशियलाइज हम लोग क्या करते हैं? मॉड्यूल्स को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक दो चीजें और आती हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह भी आता है। आई विल टॉक विद अबाउट दैट, ओके। तो अभी इसमें नीचे दिया होगा बूटस्ट्रैप, ओके। अगर मेरे को सपोज है ना एक ही पेज में मेरे दो एंगुलर हैं, हाउ यू विल बूटस्ट्रैप दैट? मतलब क्या होता है ना, एंगुलर में एक्चुअली मैं बूटस्ट्रैपिंग कर सकता हूँ। आई विल कम इनटू दैट टॉपिक, यहाँ पे कहीं होगा। HTML कंपाइलर क्या है? टेक्निकली एंगुलर काम कैसे करता है, आपको अभी तक ये समझना है क्या? इतना हमने क्लास ली, कैसे काम करता है कोई बताएगा बोर्ड पे? तू संक्षिप्त आप बताओगे एंगुलर कैसे काम करता है? कॉलिंग के बेस पे करता है कि हम डिफाइन कर दें कुछ चीज को, उसको कॉल करता है और फिर वो उस पे वर्क करता है। मतलब हम डिफाइन कहीं और करते हैं और वो कॉल कहीं और करते हैं, जैसे कंपोनेंट लिख दिया हमने। नहीं ये अभी इसको बोर्ड पे बताओ ना, तू संक्षिप्त काही पण सांगतात तर हे कन्सेप्ट आहे ना सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून करता मी सांगतो। तुला समजत मध्ये आलं ना तर खूप छान आहे। आणि त्याने हाउ एंगुलर वर्क कि HTML में मैं ng कंट्रोल डाल देता हूँ या ng रिपीट डाल देता हूँ, वो वर्क कैसे करता है? एक्चुअली सबसे पहले जब एंगुलर ये दे रहा है तो सबसे पहले वो बॉडी टाइप को चेक करता है, बॉडी टाइप नहीं है, उसके बाद चेक करता है ng ऐप। अगर ng ऐप उसको मिल गया उसके बाद हो जाता है HTML चेक करने कि HTML प्रॉपर्ली रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब वो HTML चेक कर लेता है उसके बाद वो कनेक्शन चेक करता है अपना मॉड्यूलर.js या फिर जो भी हमने फाइल लिखी है मॉड्यूल, वो चेक करने के बाद वो हाँ परफेक्ट है। उसके बाद जब मैं बोल दूंगा चेक कर लेता है सभी कि ng का कनेक्शन राइट है, बाद में अपने js कनेक्शन करते हैं जो मॉड्यूलर.js है, जहाँ से हम जो कॉल करते हैं ना अपना एंगुलर, जहाँ वैर लिखते हैं अपना मॉड्यूल, वो बात चेक करता है कि ये ऐप और ये ng ऐप इक्वल टू जो हमने लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं है। ये सब चेक करने के बाद ही वो कंपोनेंट पे जाता है एंड देन डायरेक्टिंग और हम कंफ्यूजन है ये पहले सर्विस चेक करता है, सर्विसेज लिखी हुई चेक करता है, डायरेक्ट चेक करता है। ये तो है ही, लेकिन एक्चुअली में ना वो एक और काम करता है जो हमको यहाँ पे है ना बहुत इम्पोर्टेंटली समझना जरूरी है कि एंगुलर में क्या करता है। जैसे ही वो अब यहाँ पे आता हूँ, जैसे ही वो ng ऐप को देखता है ना, ng ऐप देखता है एंगुलर जावा स्क्रिप्ट का, तो वो सबसे पहले उसके अंदर जितने भी कोड लिखा है HTML का, जितना भी HTML का कोड लिखा है ना, उसको वो है ना पूरा पार्स करता है, पार्स करता है। और पार्स करके क्या करता है वो है ना अपने पास एक इंटरनल है ना एरे बनाता है, जावास्क्रिप्ट का एरे बनाता है, ठीक है ना। और इस एरे में जितने भी मेरे एलिमेंट हैं उसको का रेफरेंस यहाँ पे रख लेता है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं कंपाइल एंड पार्सिंग। और जब मेरा ये एलिमेंट यहाँ पे आ गए और उसके ऊपर पार्स में वो क्या करता है, इन एलिमेंट्स पे जैसे मैंने अपन एंगुलर पे ना टेबल को रेंडर कर रहे हैं राइट, तो वो क्या करता है रन टाइम पे अगर कहीं ng रिपीट लिखा है ना तो वो उसका एक वैसा फंक्शन बनाएगा जिसके अंदर उसकी टेबल का लिखा होगा, और वो जैसा अपन ने कोड लिखा है सेम टू सेम टेबल का वैसे फंक्शंस बनते हैं। और जब मेरा ये पूरा पहले होता है पार्स, फिर कंपाइल और फिर इसका रन होता है। रन में क्या करता है कि वो फिर ऊपर से नीचे तक फिर से एग्जीक्यूट करता है और उसको है ना वहाँ पे शो करना चालू करता है। इसलिए मेरा ng रिपीट जब मैं यूज करता हूँ तो मेरा हाउ इट इज रेंडरिंग वन बाय वन क्योंकि उसका वो यहाँ पे रेफरेंस रहता है। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं HTML कंपाइलेशन, जो उसको
यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कंपाइल करेगा HTML और अपने पास उसके ऑब्जेक्ट्स एक एरे इंटरनल एरे में रखेगा। हमको वो दिखता नहीं है लेकिन वो रखता है। वो पूरा एक्चुअली HTML भी क्या, ये छोड़ो एंगुलर छोड़ो, HTML कैसे बनता है आपको पता है? जब मेरी मैंने कई बार जावास्क्रिप्ट की बैच में बताया, जब मेरी XML सर्वर से आती है तो उसका जो पीछे का इंजन होता है, डोम इंजन, HTML इंजन, ओके, दो इंजन चलते हैं मेरे, एक जावास्क्रिप्ट इंजन, एक ब्राउजर इंजन। आपने इतना तो समझ ही लिया होगा गूगल करके, मैंने आपको बोला भी था कि वो लेके आओ। ये ब्राउजर इंजन होता है ना, उसके अंदर है ना वो पूरे XML के लिए ना एक इंटरनल C या C++ लैंग्वेज में एक एरे बना के रखता है बड़ा। XML को वो एलिमेंट में कन्वर्ट करके रखता है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डोम स्ट्रक्चर। ओके, तो ये मेरा उस ब्राउजर के अंदर चल रहा है। लेकिन एंगुलर क्या करता है, सेम वही कंसेप्ट जावा स्क्रिप्ट में लिखता है। वो उसके पास खुद का एक डोम बनाता है और ये जो ngF के अंदर ये रहता है ना, वो एरे इज कंसीडर एज द इंटरनल एंगुलर डोम। तो एंगुलर डोम बनाने के लिए जब HTML C++ करता होगा तो पहले वो उसको कंपाइल करता है, फिर उसका एक एक करके उसका डोम बनाता है। तो ऐसे ही एंगुलर भी उसका प्योर डोम बनाता है। तो इसलिए अपने जब एंगुलर एप्लीकेशन होते हैं तो मेरे दो डोम होते हैं, एक एक्चुअल डोम और एक एंगुलर का डोम। और एंगुलर डोम का स्कोप वही रहता है जो अपने ngF जहाँ रखा है। और उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, प्योर HTML कंपाइलेशन, ठीक है ना। तो उसके अंदर मेरी प्रोसेस होती है, पार्स वगैरह ये सब चीजें होती हैं इसमें। तो वो यहाँ पे ना यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। कंपाइलर ये सारा डायरेक्टिव्स भी जब हम लिखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कंपाइल वगैरह होता है ना। और वही ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या वहाँ पे करते हैं। ओके, स्पैन ड्रैग ये तो ठीक है। टू वे बाइंडिंग कैसे वर्क होता है, टेम्पलेट व्यू, उसके कंटिन्यूअस अपडेट मॉडल इन ए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रस्ट मॉडल, हाउ डायरेक्टिव आर कंपाइल्ड, तो उसके अंदर डॉलर कंपाइल्ड, ये तो हम लोग सारी चीजें देख ही चुके हैं। ओके, और इसको एक बार और पढ़ना ढंग से कर पे। लेकिन ये कंसेप्ट याद रखना, टोटल मिला के हमारा यहाँ पे एक और डोम स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, मैंने बताया 5 प्रोवाइडर होते हैं। कौन कौन से, तो ऊपर से सर्विस फैक्ट्री वगैरह तो हम लोग देख ही लेंगे। लेकिन ये टेबल आपको याद करनी है। ये टेबल आपको क्या याद करनी है कि कहाँ कहाँ हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर सकते हैं। मतलब ये टेबल आपके इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री, सर्विस और प्रोवाइडर, इन तीनों में डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। यूज टाइप फ्रेंडली इंजेक्शन फैक्ट्री में नहीं होता, सर्विस में होता है। मतलब यूज टाइप फैक्ट्री इंजेक्शन मतलब क्या है, मीनिंग हुआ समझा। सर्विस के अंदर है ना हम लोग है ना टाइप फ्रेंडली, मतलब सर्विस के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनता है ना वो मेरा है ना हमेशा फिक्स ही ऑब्जेक्ट, सर्विस के अंदर हम लोग क्लास बनाते हैं, राइट। और इसके अंदर हम है स्पेसिफिक टाइप की ही क्लास डाल सकते हैं, जबकि है ना फैक्ट्री के अंदर हमारा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि हमारा हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हम लोग न्यू करके कीवर्ड नहीं डाल सकते। सर्विस में मैं न्यू करके कीवर्ड डाल सकता हूँ, ओके। वैल्यू में डाल सकते हैं, कांस्टेंट में डाल सकते हैं, प्रोवाइडर में नहीं डाल सकते। ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन कॉन्फिग फेज, तो सिर्फ कांस्टेंट एंड प्रोवाइडर ही कॉन्फिग फेज में रहता है। कैन क्रिएट फंक्शन, यस, तीनों में फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कैन क्रिएट प्रिमिटिव टाइप, यस, बट सर्विस में नो, ठीक है ना, राइट। तो ये चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से। डेकोरेटर्स क्या होता है, ये भी एक है ना डिजाइन पैटर्न के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये हमारे अभी तक ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, लेकिन है ना हम लोग सिर्फ अभी एक एक बार और इसको है ना देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी मेरी सर्विस लिखी है ना,
डेकोरेटर इज टोटली डिफरेंट टॉपिक। याद रखना, डेकोरेटर क्या बोलता है कि अगर मेरी कोई भी एक सर्विस ऑलरेडी लिखी हुई है जो एंगुलर की लिखी हुई है, उसी को मेरे को आगे और बढ़ाना है। मतलब आल्दो डेकोरेटर कुछ ऐसा नहीं है, मैं एक दूसरी सर्विस भी नाम लिख सकता हूँ इसको, ये भी एक सर्विस का ही एक्स्ट्रा रूप है जो अभी अभी लॉन्च किया है, ये पहले नहीं था। डेकोरेटर इज नॉट अवेलेबल प्रीवियस, ठीक है ना। दिस गाइड टारगेटेड टुवर्ड द डेवलपर हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द एंगुलर जेस। और इसका इन्होंने ना, एक सेकेंड, इसने कौन से वर्जन में आई है ये इन्हें दिया नहीं है, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट में आया है। तो ये डेकोरेटर करता क्या है, सिंपल से एक ही काम डेकोरेटर में करता है। आपकी मेरे को सपोज ये console.log का ऑलरेडी लिखा है, व्हाट यू वांट टू डू, जहां पे भी मैंने console.log यूज किया है ना, वहां पे मैं पहले अगर मैं वहां पे abc करूं और उसके बाद मैं क्या बोलूं abc.log, तो मैं अपना डेकोरेटर बना रहा हूं जिसके अंदर मैं console.log लिख रहा हूं। दिस इज द सेम फंक्शनैलिटी दे डू। ओके, तो डेकोरेटर का जो अगर उनने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, उनने वो क्या बोला, $log प्रोवाइडर माय सर्विस, नहीं अपन उनका एग्जांपल देखते हैं। वैसे डेकोरेटर के लिए आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वी नेवर यूज दैट, वेरी वेरी रेयर कंडीशन में हम यूज करते हैं। लेकिन कुल मिला के काम क्या है कि अगर मेरे को एक ऑलरेडी कोई चीज मेरी अवेलेबल है, उसके ऊपर मेरे को कोई रैपर बनाना है, जैसे उनने यहाँ पे बनाया $log का रैपर बनाया, ओके, और उसके अंदर उनने क्या बोला कि जहां पे भी जो $1 है उसके अंदर डेकोरेट $1.message कर दिया। नाउ अगर मैं $log को $1 करूंगा ना, तो वहां पे ये मैसेज आएगा। ये अपेंड हो जाएगा, उसको पुराने वाले इसको अपेंड कर देगा। लेकिन हम लोग ऐसा कभी करते नहीं, हम लोग इससे अच्छा सर्विस बनाएंगे और अपना यूज कर लेंगे, ठीक है ना। बूटस्ट्रैपिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अभी तक कोई चैलेंज है यहाँ तक, कुछ भी आज नया पढ़ा ऐसा लग रहा है क्या? सब आपको पता था ना। सर बूटस्ट्रैपिंग एक नया टॉपिक है। एनजी ऐप में मैं क्या करता हूँ कि अपन एंगुलर ऐप में क्या करते हैं, हमेशा एनजी ऐप ऊपर देते हैं, राइट। ऐसे मैं एनजी ऐप देता हूँ ना, सपोज मैं बोलूँ कि मेरे को एनजी ऐप ऐसे नहीं देना है, तो कैन यू यूज दिस, यस, तो उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग करना। देखो इस वाले इसमें ना उनने एंगुलर कहीं पे भी नहीं लिखा है एनजी ऐप, इस वाले HTML में लिखा है क्या कहीं ngf myApp। ये क्या कर रहे हैं कि जब मेरा ये पूरा आपका एंगुलर लिख जाए, उसके बाद वो लास्ट लाइन में क्या लिख रहे हैं, angular.element, और उसके अंदर बूटस्ट्रैप कर सकते हो document.myApp को। myApp से ये बनाया, ओके, मैंने myApp से बनाया, फिर सीधे सीधे ये लाइन लिख दो। तेरा अभी अपने इसमें मैं ये लिख के दिखाता हूँ, angular.element is the document.ready function, ठीक है ना, is equivalent of document.ready function। जैसे अपन ने ngF लिखा था ना तुझ्यामध्ये, एक सेकेंड, आई विल गो हियर। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार बहुत सारे लोग हैं ना आजकल इस तरीके को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग ngF ऑन टॉप, ठीक है ना। तो मेरा मॉड्यूल क्या था यहाँ पे, ओ सॉरी, मॉड्यूल में मैं क्या कर दूंगा, नहीं पहले तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। और अब मैं इसको क्या कर दूंगा, एनजी ऐप लिखने की जरूरत ही नहीं, दैट्स इट। तो अभी जो नया तरीका है, ऐसा क्यों लिखते हैं पता है क्या, इससे ना सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि उसका ऐप का स्कोप क्या है। और जरूरी नहीं मैं डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर document.getElement by id एलिमेंट लेके कहीं पे भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत सारी लोग ट्रिकी यूज करते हैं। तो बूटस्ट्रैप, और इसका दूसरा भी इसको प्रॉफिट है। व्हाट आई कैन डू कि मैंने मल्टीपल ऐप भी अपने प्रोजेक्ट में रख सकता हूँ,
बाय यूजिंग दिस, ठीक है ना। लेकिन यूनिट टेस्टिंग, तो यूनिट टेस्टिंग अगर आपको करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, कर्मा यूज कर सकते हो, और है ना हम लोग है ना यूनिट टेस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे प्योर डिस्क्राइब इट में लिख के मैं पूरा का पूरा एंगुलर को यूनिट टेस्ट किया जा सकता है, जो भी आपने फिल्टर्स वगैरह लिख बनाए। हाँ, बूटस्ट्रैप हम खाली एनजीएफ के लिए यूज करते हैं और किसी यूज नहीं करते। बूटस्ट्रैप एनजीएफ इंजेक्ट करने के लिए, बूटस्ट्रैपिंग एंगुलर एनजीएफ के लिए यूज होता है, नहीं, ठीक है ना। डायरेक्टिव्स के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल डायरेक्टिव्स एक पेज यूज करने का वैरी कर सकते हैं। डायरेक्टिव तो क्या तू HTML में लिखता है ना। हाँ, अभी हम लोग है ना यूनिट टेस्ट भी आपका एंगुलर सपोर्ट करता है, एंड टू एंड टेस्टिंग वो सपोर्ट करता है बाय द प्रोटेक्टर। इन पास एंड टू एंड टेस्टिंग कुड बी डन with deprecated tool called AngularJS Scenario Runner। ओके, ये देखें, ये Scenario Runner एंड टू एंड टेस्टिंग Scenario Runner था, ये 1.2.16 में अवेलेबल था, ठीक है ना। ये एंड टू एंड टेस्टिंग, लेकिन इसको अभी रिप्लेस उन्होंने किससे कर दिया है, इसको ये पूरा का पूरा इन लोगों ने रिप्लेस कर दिया है अभी किससे, अभी यहाँ पे वो बताएंगे, प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर इज ए Node.js प्रोग्राम जो आप है ना एंड टू एंड टेस्टिंग कर सकते हो, जो इंटरनली जेसमिन वगैरह को यूज करता है, ठीक है ना। पहले किससे होता था, AngularJS Scenario Runner, लेकिन अभी उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टर, ठीक है ना, एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए। उसके बाद यूजिंग डॉलर लोकेशन, तो डॉलर लोकेशन इज आल्सो वन ऑफ द लाइब्रेरी विच इज इक्वलेंट टू विंडो डॉट लोकेशन, लेकिन उसमें ना थोड़ी सी ना डिफरेंस है। पर्पस क्या है मेरा, सेम, अलाउ रीड राइट एक्सेस टू करंट ब्राउजर लोकेशन, ठीक है। API एक्सपोज रो, जबकि एक्सपोज jQuery स्टाइल गेटर एंड सेटर यूज करता है। इंटीग्रेशन विद AngularJS विंडो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल नन, और knows about all internal life cycle pages, integrate with the $watch, ठीक है ना। seamless integration with HTML5 API, no, yes। क्या है ना, इसमें ना जब मैं विंडो डॉट लोकेशन लिखता हूँ ना, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन है ना जो HTML4 में नहीं चलते या 5 में नहीं चलते, मल्टीपल ब्राउजर में। ये सारे के सारे फंक्शंस इन लोगों ने इंटरनली मैनेज किए हैं, इसलिए डॉलर लोकेशन यूज करना ज्यादा अच्छा है। बाकी वरना डॉलर लोकेशन में कुछ भी नहीं है। वर्किंग विद CSS, तो CSS तो हमने कई बार, आपको पता ही है CSS, हाउ यू यूज द CSS एंड ऑल। I8 I10, ये अगर आपको मल्टीपल ये करना है ना, क्या नाम है, करें मल्टीपल ब्राउजर सपोर्ट नहीं, लैंग्वेज सपोर्ट, तो हम लोग है ना I10 लाइब्रेरी को यूज करते हैं, ठीक। दिस इज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, यू गाइस ट्राई दिस लाइब्रेरी, ओके। लेकिन कुल मिला के अभी जितना ऊपर तक किया है ना, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के लिए ना AngularJS ने पॉसिबल सिक्योरिटी दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक और चीज यहाँ पे स्पेशली होती है कि क्या कहते हैं, मेरा एक और चीज क्या होती है, हाँ देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है पार्सिंग, ये जो मैं बोल रहा था ना HTML का, सबसे पहले कंपाइल होता है, पार्स होता है, फिर इंटरप्रेट होता है मेरा पूरे बॉडी, ओके, ये उसका सीक्वेंस रहता है। सिक्योरिटी के लिए क्या होता है ना कि जब ng bind लिखते हैं तो ग्रेटर देन वगैरह हमारा साइन नहीं चलता उसमें। तो अगर आपको उसमें ना कोई ऐसे डेटा डालना है ना, जैसे मेरे को URL वगैरह डालना है, तो वहाँ पे हमको SKU लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने SKU लाइब्रेरी का नहीं बताया, वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आपको पता ही है, हम लोग बहुत बार कैसे एक्सेस करते हैं, ng.module से। इवेंट्स, हमारे बहुत सारे इवेंट्स हैं, चेक इवेंट, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर compatibility, most of the things are compatible. This style does not work with the let's work in Chrome but does not work in Internet Explorer i11 and less than। ये जो आपके लिए being designer आपके लिए बहुत important है कि ना
क्या क्या चीजें मेरी कहाँ पे चलती हैं और नहीं चलती। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कहाँ नहीं चलता मेरा, I11 से नीचे नहीं चलता एंगुलर में, ठीक है ना। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है इसकी, तो आप कभी यूज कर रहे हो तो यूज मत करना। फॉर टाइप एट्रीब्यूट ऑफ बटन यूज NGATTR टाइप टैग्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टाइप एक्सप्रेशन। कई बार क्या है, जरूरत पड़ती है ना कि हम लोग टाइप भी रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं चेकबॉक्स से कि रेडियो बटन है, तो वो क्या बोलता है कि यू कैन यूज NG एट्रीब्यूट टाइप इंस्टेड ऑफ दिस टाइप, ठीक है ना। एक्सप्लोर ओवरराइड्स द एक्सप्रेशन विद द टाइप इक्वल टू सबमिट। Angular JS change to interpolate it. For value attribute, use the dash single dash ng dash attribute dot value tag instead of value equal to। क्यों? क्योंकि ये ना इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चल पाते, याद रखना, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एक्सप्रेशन नहीं चलते, इसलिए उनने इस प्रकार के चीजें दी हैं, तो आप इसको हमेशा ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये उनने ना अभी से ऑलरेडी इनके इसमें रनिंग इन प्रोडक्शन लेकर के जो यूज करते थे उसके जगह सिर्फ NG स्टाइल वगैरह। रनिंग इन प्रोडक्शन हमेशा ना ये वाली लाइन जरूर लिखना, कंपाइल प्रोवाइडर इक्वल टू डीबग इन्फो फॉल्स, ठीक है ना। ये हमारे को जब भी हम प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे तो कॉन्फ़िग में ये वाली लाइन एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट की है। app.config में जो हमारा फंक्शन जहाँ राउटिंग दिख पाते हैं ना, वहाँ पे ये वाली लाइन भी इंजेक्ट कर देना, ओके। ये याद रहेगा ना, प्रोडक्शन के लिए ये वाली लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ओके। स्ट्रिक्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये तो हमने ऑलरेडी, तो हम लोगों ने ना ये भी एक उनने स्ट्रिक्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब स्ट्रिक्ट DI, मतलब मेरा जो भी कुछ होना चाहिए ना वो सब डिपेंडेंसी इंजेक्शन से ही होना चाहिए। न्यू कीवर्ड विल नॉट यूज, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट DI कॉलन ट्रू कर दो। माइग्रेटिंग प्रीवियस वर्जन, तो उन्हें बताया कि प्रीवियस वर्जन को कैसे माइग्रेट कर सकते हो 1 to 3 2 to 5 1 to 6, ठीक है ना। अभी तो हम लोग 1 to 6 का ही देखेंगे, तो 1 to 6 में हमारे क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें जुड़ गई हैं, ये पर्टिकुलर चीज देख लेते हैं। 6 वर्जन में हमारा क्या क्या जुड़ा है। एंगुलर JS 1.6 has numerous bugs and add new features both in core and in external module. In addition, it includes several security and performance implementation in commonly used services such as $compile, $injector, $parse and animate, and directives such as input, ng model and select. The most notable changes is align jQlite with the latest version of jQuery। मतलब ये जो jQlite है इनका jQuery का, वो एंगुलर के jQuery 3.x वर्जन का सिमिलर कर दिया है हमने। इंटरनल jQlite होता है, इसमें अपन .add क्लास वगैरह कर सकते हैं, राइट। इम्प्लीमेंटिंग द लॉन्ग अवेटेड फीचर सच एज सपोर्ट फॉर इनपुट ऑफ टाइप रेंज। रेंज हमारी है ना अवेलेबल नहीं थी एंगुलर JS में, वो उन्होंने ऐड कर दी है, ओके। एबिलिटी टू बाइंड एनी टाइप ऑफ वैल्यू यूजिंग ng repeat and with select, ओके। ये नया चीज जोड़ा है उनने। disabling by default the pre-alignment of the binding controller instance, which helps with support of native ES6 classes, okay. Changing the default $location to hash prefix not, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या सही है पता नहीं, लेकिन एंगुलर 1.6 यूज करोगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस नॉट की आती है। रिपोर्टिंग पॉसिबली अनहैंडल्ड प्रॉमिसेस रिजेक्शन दैट वुड अदरवाइज गो अननोटिस्ड, ठीक है ना। तो ये उनका इंटरनल है, ये हमको ऐसे समझने नहीं आएगा। ये हमारे चेंजेस है 1.5 से 1.6 में। ठीक है ना, तो ये उनकी पूरी लाइब्रेरी है जो हमने यहाँ पे देखा। ये एंगुलर की
इन पूरा एंगुलर क्या है उसके बारे में उनने खुद का ट्यूटोरियल है ये, ठीक है ना। अब ये टू वे बाइंडिंग क्या होता है, वन वे बाइंडिंग क्या होता है, वन टाइम बाइंडिंग हमको ये अच्छे से पता ही है। राउटिंग एंड मल्टीपल व्यूज, ये एक और टॉपिक है कि अगर मेरे को मल्टीपल व्यूज डालने हैं राउटिंग में तो हम लोग कैसे डालेंगे। ये तो ये उनने 1.6 के साथ मल्टीपल व्यूज का कंसेप्ट लेके आ गए वो, शायद 1.5 में तो नहीं था ये कंसेप्ट। उसके लिए हम लोग यूआई राउटर यूज करते थे, लेकिन अभी तक जितना हुआ आपको इतना पूरा समझ में आया ना। पूरा में अपन ने जो एंगुलर की लाइब्रेरी है वो अपन ने पूरी जो उनकी नोट्स हैं वो ही हमने पूरे एक बार पढ़ लिए, आज रिवाइज किए, ठीक है ना। अभी मैं आप देना पेन ड्राइव, अभी हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सेलिका, तो लेकिन दिखाया नहीं तुमने सेलिका तक। मैं फिर से एडिट करता हूँ, सेलिका सेव तो हुआ वरना वो आता ही नहीं। ब्लैंक है उसको ना आया। प्रोजेक्ट नेम मेरा ऐसा क्यों हो रहा है सेलिका, एक सेकंड कई तरी चूक के ले। तो ng मॉडल $employee.project name, प्रोजेक्ट नेम इथे काय, प्रोजेक्ट नेम आहे काय, ओके। अंगिन ग्रिड कुठे, लॉगिन HTML ग्रिड का व्यू वाली employee details or activity, employee details डायरेक्टिव है। यहाँ पे तूने ये क्या डाला है, प्रोजेक्ट e.project name, ठीक है ना, एम्प्लॉई और e.project name। लेट्स सी, हम लोग इस पे जाते हैं मेनू कंपोनेंट डॉट कंट्रोल V। और अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना तो हमेशा याद रखना, मैंने क्या ट्रिक बताई, यहाँ पे करली डालो और ये सिंपल से ऐसे लिखो, ठीक है ना। इसको रीलोड, अच्छा ऊपर तो हमने लिखा ही हुआ है, एडिट किया और मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट नेम मेरा चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा प्रोजेक्ट नेम चेंज, और ये जो ऊपर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है ना, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल X, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के डैश लगाता हूँ और कंट्रोल V। क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रीलोड, नीचे एडिट, यहाँ पे एम्प्लॉय को जब मैं प्रोजेक्ट नेम डैश लगा रहा हूँ तो वो नहीं ले पा रहा। एम्प्लॉय तो मेरी लिस्ट है, राइट। हमने एम्प्लॉय लिस्ट का, एम्प्लॉय तो मेरा डायरेक्टली है ना, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय तो है मेरा, जिसमें प्रोजेक्ट नेम आ रहा है। प्रोजेक्ट नेम की स्पेलिंग भी सही है, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अच्छा अभी मेरा ये HTML मेरे को क्लियर हिस्ट्री करनी पड़ेगी, वहां से ले ही नहीं रहा है, एक सेकेंड। हिस्ट्री वो आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि अपना ये क्लियर हिस्ट्री नहीं हुई है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा। ओके अभी आ जाएगा, ये देखो
लेट इट बी परफेक्ट आ गया डैश डैश। जैसे ही मैं इसको एडिट करूंगा ये देख नेट बैंक हुआ और यहाँ पे मेरा सेलिस का हुआ। हाँ व्हाट वाज द इशू? हाँ सिलेक्ट में वैल्यू में डालना था, बाकी और कोई इशू नहीं। तो यही वाला प्रोजेक्ट इनको दे दो और आप है ना इसको ट्राई करो सर आप बनाना। अभी हो गया ना एड? आपको ना इंटरव्यू के अगर देना है ना जैन सर के बाद याद रखना इतना ही पूछेंगे, ड्रॉप डाउन रेडियो बटन। सर अभी हमको इसमें राउटिंग डालनी है, नेक्स्ट वीकेंड राउटिंग डाल के इसमें राउटिंग डाल सकते हैं। इसमें राउटिंग अभी भी डाल सकते हैं, ऐड के ऊपर मैं राउटिंग से कर सकता हूँ इजीली। तो आज नेक्स्ट वीक में करना है तो नेक्स्ट वीक में करेंगे, लेकिन आप भी इतना कर लो तो मैं इसमें सब यही कोड है ना, इसको प्रॉपर करके लाना कि भैया मेरा मेनू में नहीं होना चाहिए, मेनू होना चाहिए सब जगह। हाँ और यही कोड को करके ला तो मैं उसने राउटिंग तो 5 मिनट का खेल है वो, सर्विस के थ्रू होना चाहिए। ये सर्विस ही है ना गेट की, और भी अगर इसका सही तरीका होगा तो मैं बता दूंगा। ये आ गया ना। और हमको क्या करना है ना अभी इसमें जैसे ईमेल आईडी है और नेम है, तो हम लॉगिन करते हैं तो इसी टेबल का ईमेल आईडी और ये रहना चाहिए। इसी टेबल का मतलब जो जैसे हमने डाली ना इसके अंदर मैंने नहीं भाई लॉगिन, हाँ लॉगिन इसमें सही है। नहीं वो तो आप है ना क्लाइंट साइड पे रख दो। अभी हार्ड कोडेड जैसे मेरा एग्जांपल नंबर 26 देखना उसमें मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। मेरे एग्जांपल और डॉक्यूमेंट पढ़ने चालू किए क्या? हाँ स्टार्ट मत करो, खत्म करो उसको। कितना वो बहुत कम है, अगर देखोगे तो बहुत इजी है कि 10 एग्जांपल रनिंग एग्जांपल भी है, उसको फटाफट कॉपी पेस्ट करके देख लो। एक दो उसमें सिंटैक्स एरर है लेकिन वो आपको समझने आने चाहिए उतना डिबग करना। लेकिन एग्जांपल 26 वगैरह तो प्रॉपर चलते हैं, उसको रन करो आपको समझने आएगा वो पूरा कोड, ठीक है ना। तो ये मैं आपको वीडियो देता हूँ।